नमस्कार दोस्तों, आओ कहानी सुनने में आपका स्वागत है। आपके प्यार और साथ ने मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में बहुत मदद की है। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें, मैं यही आशा करती हूँ। आज की मेरी कहानी भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लक्ष्मी, एक अच्छी खबर है क्या? लक्ष्मी ने पूछा। मैंने अपनी रीना का रिश्ता पक्का कर दिया है। अभी वह 14 साल की ही तो है। चुप रह, ज़्यादा जबान ना चलाया कर। एक एक कर 4 बेटियां पैदा कर दी और अब मुझे कानून पढ़ा रही है। बैजनाथ अपने भतीजे रमेश के लिए अपनी रीना का हाथ मांग रहे थे। मैंने हाँ कर दी। शाम को 4-5 लोग रिश्ता पक्का करने के लिए आएंगे। रीना को तैयार कर देना। यह पकड़ मिठाई का डिब्बा। कैसी बात कर रहे हैं जी? रीना के बापू, कहाँ हमारी नाजुक सी बेटी और कहाँ तुम्हारी उम्र का रमेश। बस अब आगे जबान मत खोलना। आदमी की उम्र नहीं देखी जाती, उसकी कमाई देखी जाती है। मुंबई में तुम्हारी बेटी राज करेगी। पूरी सब्जी बना लेना, खाना अच्छी तरह बनाना, कुछ गड़बड़ मत करना। रमेश वहाँ टैक्सी चलाता है। 1000 रुपये तो रोज़ के आसानी से कहीं नहीं गए। वह बता रहा था। शाम को रमेश अपने काका काकी को लेकर आया। लाल चमकीली कढ़ी हुई साड़ी, पायल, चूड़ी और सोने की अंगूठी पहनाकर रीना की शादी पक्की कर दी। ढोलक पर गीत गाए गए, खाना पीना और रात में शराब का पिलाना भी हुआ। रीना के लिए शादी का मतलब केवल सजना संवरना, बढ़िया साड़ी, चूड़ी, पायल, महावर, सिंदूर, पाउडर और लिपस्टिक था। उसकी निगाहें तो उस सामान से हट ही नहीं रही थी। रमेश की तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा। अम्मा आंसुओं से रोई जा रही थी। बापू गाली देकर बोल रहे थे, अब असगुण मना रही है रो रो कर। रीना तो अपनी शादी के बाद मुंबई जाने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। उसने जल्दी जल्दी चूड़ियाँ पहन ली। पाउडर और लिपस्टिक लगाकर वह खुद को बार बार आईने में देख रही थी। तभी रीना की सहेलियाँ सोनाली और गौरी आ गईं और उसके साड़ी, पायल और अंगूठी को ललचाई निगाहों से छू कर देखने लगी। उन लोगों की निगाहों में उसके लिए जलन थी। क्या रे रीना, अब तो तू मुंबई में रहेगी और नहीं तो क्या, वहाँ फिल्म देखने जाऊँगी। रीना दिन रात मुंबई नगरी के ख्वाबों में खोई रहती। कैसा होगा मुंबई शहर? वह तो कभी रेलगाड़ी में भी नहीं बैठी, कभी गांव से बाहर ही नहीं गई। यहाँ तो उसे हर रोज़ 2-4 दिन तक भूखे पेट भी सोना पड़ता था। बापू को मजदूरी ना मिलती तो रोटी कैसे पकती, या वह शराब पीकर आते तो अम्मा को मारते और गाली देते। रोते रोते वह डर कर कोने में दुबक कर सो जाती। रीना रंग बिरंगे सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तब उसके मन में ख्याल आया कि कहीं रमेश भी नशा करके उसे पीटेगा तो नहीं। लेकिन सुखद भविष्य के बारे में सोचकर उसका मन बोला, नहीं नहीं। एक दिन शाम को रीना अपनी सहेली गौरी के पास जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे बाहों में भर लिया। वह घबराकर चिल्ला पड़ी तो उसने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। रमेश को पहचानकर रीना शर्मा गई थी। गोरा चिट्टा रमेश उसे अच्छा लगा था। टी-शर्ट और पैंट पहना हुआ, हाथ में घड़ी बांधे हुए वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। 8-10 दिन के अंदर ही रीना ब्याह कर रमेश के साथ मुंबई आ गई थी। वह आंखें फाड़ फाड़ कर ऊंची ऊंची इमारतों पर सजी हुई रंग बिरंगी रोशनियों को देखकर हैरानी से भर उठी थी। अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के अनगिनत सपने संजोए हुए अपने घर पहुंची थी। वहां सासू माँ ने उसका आरती करके स्वागत किया था। रमेश की बहू तो सुंदर है, लेकिन उम्र में अभी छोटी है, किसी ने कहा। आसपास की औरतें, बच्चे रीना को झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। सासू माँ ने उसे खाने के लिए पूरी सब्जी और खीर दी थी। रीना को तो शादी बड़ा फ़ायदे का सौदा समझ आ रहा था। बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, सजना संवरना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन रात में जब रमेश ने उसके तन को घायल किया तो उसका मन भी घायल हो उठा। वह तड़प कर चीख उठी थी और सासू माँ के आंचल में आकर दुबक गई थी। अगली सुबह रीना देर तक सोती रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो दिन चढ़ आया था। सासू माँ रमेश को धीरे धीरे कुछ समझा रही थी। रमेश को देखते ही रीना डर के मारे कांप उठी थी। रात की बातों को याद करके वह घबरा उठी थी। रमेश अपने काम पर चला गया था। सासू माँ ने उसके लिए आलू का पराठा बनाया था। फिर
उसे प्यार से समझाने लगी कि शादी का मतलब ही यही होता है, इसलिए रमेश से डरो नहीं, अब वह तुम्हारा पति है। रमेश शाम को जब घर लौटकर आया तो रीना के लिए रसगुल्ले लेकर आया। उसने आहिस्ता से रीना की हथेली को चूम लिया था, फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे रीना को रमेश अच्छा लगने लगा था। उसकी प्यार भरी छेड़छाड़ से उसके मन में गुदगुदी हो उठती थी। वह रोज़ ही उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आता था। सासू माँ भी काम पर चली जाती थीं। वे घर का काम करती थी, झाड़ू, बुहारी, बर्तन, कपड़ा, सब कुछ। कुछ भी काम उसके लिए नहीं था। एक दिन सुबह ही रमेश ने रीना को कह दिया कि शाम को तैयार रहना, आज तुझे घुमाने ले जाऊंगा। रीना सुबह से ही बहुत खुश थी। रमेश उसे अपनी ऑटो रिक्शा में बिठाकर जुहू चौपाटी लेकर गया। वहाँ लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हो। वहाँ रीना बर्फ़ का गोला खाकर बहुत खुश हुई थी। तब सब तरफ लोग कुछ कुछ खा पी रहे थे। उसने तो कभी नदी भी नहीं देखी थी। इतना बड़ा समंदर देखकर वह हैरानी से भर उठी थी। रमेश ने उसे ठंडी बोतल पिलाई, गोलगप्पे खिलाए। वे दोनों घंटों समुद्र के किनारे बैठे रहे थे। रमेश उसकी हथेलियों को पकड़कर बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा था। रीना सज धज कर अपने आप को महारानी से कम नहीं समझती थी। अब वह रमेश के लौटने का इंतज़ार करती, क्योंकि उसकी प्यार भरी छेड़छाड़ उसे अच्छी लगती थी। यहाँ पर रीना के घर में गैस का चूल्हा था, टेलीविज़न था और पानी की ठंडी करने वाली मशीन भी थी। गांव में तो लकड़ी जलाकर रोटी बनाती थी, तो धुएं के मारे रोते रोते उसकी आंखें लाल हो जाती थी। जब रीना को अपनी अम्मा की याद आती तो रमेश उससे फ़ोन पर अपने बापू से बात करवा देता था। फिर रीना पेट से हो गई। सासू माँ भी खुश थीं और रमेश भी बहुत खुश था। वह उसके इर्द गिर्द घूमता रहता, कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता, कभी उसे फिल्म दिखाने ले जाता, कभी बाजार ले जाता। वह बहुत खुश थी। सासू माँ भी कोठी से उसके खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती। रमेश की एक बात से रीना को गुस्सा आता था कि वह उसे किसी से बात करते हुए नहीं देख पाता था। वह कहीं भी किसी औरत से बात करे तो वह नाराज़ हो जाता था। रीना ने परेशान होकर एक दिन सासू माँ से पूछा। उन्होंने बताया कि रमेश की पहली बीवी किसी दूसरे के चक्कर में पड़कर उसके साथ भाग गई थी, इसलिए वह हर समय उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। समय आने पर रीना छोटी सी उम्र में जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। अस्पताल में ऑपरेशन और दवा में काफ़ी खर्च आया। नन्हे नन्हे 2 बच्चों के दूध, दवा, डॉक्टर, रोज़ के खर्चे बढ़ते गए। वह बच्चों के साथ ज़्यादा बिजी रहती, कमजोरी के चलते जल्दी थक जाती थी। अब वह रमेश की ओर ध्यान नहीं दे पाती थी। वह बात बात पर चिड़चिड़ाने लगा था। रीना समझ गई थी कि रमेश अब शराब पीकर आने लगा है, क्योंकि वह उसके साथ भी जब जाता था तो कुछ चुपके से पी कर आता था। जब वह पूछती तो कह देता कि यह उसकी ताकत की दवा है। लेकिन रीना जानती थी कि रमेश शराब पीता है, क्योंकि नशा करने के बाद वह जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता था। और अब जबकि वह बच्चों के चलते उसके काबू में नहीं आती, तो वह गाली गलौज और उसके कुछ बोलने पर पिटाई करने के लिए हाथ उठाने लगा था। रीना के सपने और खुशियाँ दफन होने लगी थीं। एक तरफ 2-2 नन्हे बच्चे, तो दूसरी तरफ रमेश का रोज़ रोज़ नशा करना। वह कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता। पैसे की तंगी होने लगी। घर का माहौल बिगड़ने लगा। लड़ाई झगड़ा, कलह, गाली गलौज और मारपीट रोज़ की कहानी हो गई थी। एक दिन रमेश नशा करके घर आया तो सासू माँ ने उसे डांटा। उसने बिगड़कर खाने की थाली उठाकर फेंक दी और जब रीना रोने लगी तो उसने उसे भी जोर से धक्का दे दिया था। टेसुए बहाती है, मेरा पैसा है, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। उस दिन रीना को अपनी अम्मा की बहुत याद आई थी। वह तो कह भी नहीं सकती थी कि अम्मा के घर जाना है। वहाँ तो खाने का भी ठिकाना नहीं था। तकरीबन महीना भर हो गया था। रमेश दिन भर घर में पड़ा रहता और 4-4 समय खाना मांगता। काम पर क्यों नहीं जाते? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नशा करने के समय तबीयत ठीक हो जाती है। एक पैसा नहीं दे रहे हो, 4 समय रोटी खाने को चाहिए, कहाँ से आएगी रोटी? मेरी रोटी गिनती है? फिर गाली देते हुए रमेश बोला, तेरे चलते ही मैं बर्बाद हो गया। बैंक वालों की किस्त नहीं दे पाया तो वो लोग मेरा ऑटो रिक्शा उठाकर ले गए। तुझे खुश करने के लिए कभी सिनेमा ले जाता तो कभी आइसक्रीम खिलाता।
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बस अब तो ठन ठन गोपाला। रमेश गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से चला गया था। बच्चे 4 साल के हो गए थे, उन्हें स्कूल भेजना था। रीना ने मन मन काम करने का निश्चय कर लिया। अब वह रमेश की एक भी नहीं सुनेगी। अगले दिन से ही सोसाइटी में उसे 3 घरों में काम मिल गया था। एक अंकल तो बुजुर्ग थे, वे घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। उनके यहाँ उसे खाना, झाड़ू, बर्तन, कपड़ा सब करना था। उन्होंने 10,000 रुपये महीना देने को बोला तो उसकी तो बाछें खिल गई थीं। इसी तरह से 2 घरों में और उसे काम मिल गया। मुंबई के छोटे छोटे घर, साफ सुथरे, उन घरों में काम करने में उसे मज़ा आता। अब रीना जितनी देर घर से बाहर रहती, वहाँ के झंझट और कलह कलेश से दूर रहती। वहाँ जाकर मैडम मान्या के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनको देखकर उसे अपने फटे हाल बच्चे आंखों के सामने घूमते, लेकिन रीना चुपचाप अपना काम करती थी। जैसे ही उसे पता लगा कि उसके 2 बच्चे हैं, वह चौंक उठी। तुम तो लड़की सी लगती हो, तुम्हारे बच्चे हैं? उन्हें बहुत हैरानी हुई थी। मैडम मान्या ने अपने कई सूट निकाल कर दे दिए थे। जब बच्चे की बात सुनी तो बच्चों के कपड़े भी दे दिए। अंकल के यहाँ से खाना तय था, वह उसके बच्चों का काम आता था। महीने भर में ही रीना की हालत सुधर गई। अब उसने रमेश की फिक्र करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उन दोनों के बीच बस अब एक ही रिश्ता बचा था। वह नशे में उसके शरीर पर टूट पड़ता और अपनी भूख मिटाकर बेहोशी की नींद सो जाता। अब वह रमेश को एक देही समझती थी। उसके मन के कोने में उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। रमेश का शराब का चस्का इतना बढ़ गया था कि बक्से, अलमारी में उसका छुपाया हुआ पैसा सब चुरा कर ले गया। रीना ने तकिए के अंदर अपनी सोने की अंगूठी और पायल छुपाकर सिल दी थी। वह भी नशे के लिए रमेश चुरा कर ले गया था। शराब के नशे में रमेश कभी नाली में पड़ा मिलता तो कभी ठेके पर। जब चाल वाले रीना को खबर करते तो वह पकड़कर डरती थी और ना ही उसकी परवाह करती थी। सोसाइटी में दूसरी बाइयों के साथ खूब बातें होती, सबकी एक सी परेशानी रहती, लेकिन आपस में हंसी मजाक कर सब अपना दिल हल्का कर लेती थीं। वहीं पर रीना की मुलाकात सुनील से हुई थी। वह वहाँ पर प्लम्बर था। छोटी सी आपसी मुस्कान दोस्ती में बदल गई थी। काहेरी चमक छल्लो, आज बड़ी सुंदर लग रही हो, सुनील बोला। रीना मुस्कुराकर शर्मा गई। अभी वह 23-24 साल की ही तो थी। उसके मन में भी तो अरमान थे। इधर रमेश की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। उसका लीवर खराब हो रहा था, लेकिन अब जब वह गाली देता तो वह भी 4 सुना देती। अगर मारने को हाथ उठाता तो वह भी जो हाथ में आता उठाकर मार देती। जिस दिन रीना को पता लगा कि वह उसकी अंगूठी, रुपए, पायल चुरा ले गया है, उस दिन उसने उसे चुन चुन कर गालियाँ दी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। सरिता मैडम के काम करती थी। उन्होंने रीना का अकाउंट बैंक में खुलवा दिया और उसकी एक रैकरिंग की स्कीम भी चालू करवा दी। अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी। इसके अलावा कपड़े, त्योहार वगैरह अलग से मिल जाते थे। अब वह रमेश से नहीं उसके लिए दवा ले आती, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। रीना और सासू माँ दोनों मिलकर रमेश को नशा मुक्ति सेंटर ले गईं। सुनील ने बताया था कि पहले वह भी शराब पीने लगा था, लेकिन वहाँ से इलाज कराकर ठीक हो गया। रमेश भी वहाँ भर्ती रहा। उसका नशा छूट भी गया था, लेकिन वहाँ से लौटकर आते ही उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया था। अब उसकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई थी। रीना रमेश की हरकतों से तंग हो चुकी थी, इसलिए वह अपने काम पर खूब सज धज कर जाती। सुनील उसके लिए चूड़ी ले आया था। वह पहनकर अपनों को निहारती हुई निकल रही थी। तभी रमेश गाली देते हुए चिल्लाया, काम पर जाती है कि अपने यार से मिलने जाती है? ऐसे सज धज कर निकलती है जैसे मेलना देखने जा रही हो। काहे गाली दे रहे हो? मुझे भर भर हाथ चूड़ी अच्छी लगती है तो पहनती हूँ। काहे को गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे नाम की ही तो चूड़ी पहनती हूँ। इतना कहकर रीना जल्दी जल्दी अपने काम पर जाने लगी। चावल में आते जाते अखिल मिल जाता था। वह भी देवर बनकर उससे हंसी मजाक करता। पहले तो रमेश के डर से रीना बाहर निकलती ही नहीं थी। अब वह आराम से उससे बात भी करती। भाभी जी बड़ी लाइट मार रही हो, अखिल बोला। तारीफ भला किसे नहीं पसंद। वह भी उसके समय से ही निकलती। वह रमेश के सामने भी कई बार उसके घर चाय पीने आ जाता। रमेश भैया बड़े किस्मत वाले हो, जो ऐसी पत्नी मिली, घर भी संभाल रही है और बाहर भी। अखिल जब यह बात बोलता तब रमेश कुड़ कर रह जाता।
रीना खूब सज धज कर अपने काम पर जाया करती, जो रमेश को बहुत नागवार गुजरता, लेकिन अब वह उसकी परवाह नहीं करती थी। दूसरा, वह शारीरिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। रमेश अपनी अम्मा से चुपचाप पैसे ले लेता और शराब पियाता। अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। रीना कभी डॉक्टर के हाथ जोड़ती तो कभी अस्पताल भागती। उसे काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मैडम से रोज़ाना छुट्टी मांगती तो वो भी 4 बातें सुनाती। इधर बच्चों की अलग स्कूल से शिकायत आई थी। रीना तो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने सुनील के सामने अपनी समस्या रखी तो वह पढ़ाने को राजी हो गया। उसने पैसे की बात पूछी तो उसने मना कर दिया। सुनील रोज़ सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए आने लगा। कभी वह तो कभी सासू माँ सुबह को चाय नाश्ता करवा देती। यह आपसी तालमेल अच्छा बन गया था। बच्चों के इम्तिहान में अच्छे नंबर आए तो उसका मन खुश हो गया था। रमेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह समझ रही थी कि अब रमेश ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। एक दिन रीना काम पर गई हुई थी, तभी उसके फ़ोन पर खबर आई कि तेरा रमेश हिचकी ले रहा है। वह भागकर घर आई थी। पीछे पीछे सुनील भी आ गया था। रमेश सच में इस दुनिया से विदा हो गया था। फिर शुरू हो गया चौल की औरतों का जुड़ना, रिश्तेदारों का आना और रोना धोना। सासू माँ पछाड़े खा रही थी। दोनों बच्चे भी पापा कह कर रो रहे थे। सब रीना से रोने को बोल रहे थे, लेकिन उसे रोना ही नहीं आ रहा था। कोई रोने को बोल रहा, कोई चूड़ी तोड़ रहा, तो कोई मांग से सिंदूर पोंछ रहा था। रीना मन ही मन सोच रही थी, मैं क्यों रोऊं? चला गया तो अच्छा हुआ। मेरी जान का कलेश चला गया। कभी चैन से नहीं रहने दिया। कभी कोठी के अंकल के साथ नाम जोड़ देता था, तो कभी सुनील से, तो कभी अखिल के साथ। जिससे भी 2 पल बात करती उसी के साथ रिश्ता जोड़ देता। गाली तो हर समय जबान पर रहती। रमेश की अर्थी उठनी थी, इसलिए पैसे की ज़रूरत थी। उसने मान्या मैडम को फ़ोन करके बताया कि उसका आदमी नहीं रहा, इसलिए पैसे की ज़रूरत है। सुनील जाकर पैसे ले आया था। रीना मन ही मन सोच रही थी, वाह रे पैसा! जब बच्चा पैदा हुआ था तो ऑपरेशन, दवा के लिए पैसा चाहिए। इंसान की मौत हो गई तो दाह संस्कार के लिए भी पैसा। रमेश की अर्थी सच चुकी थी। सुनील घर के सदस्य की तरह आगे बढ़कर सारे जिम्मेदारी काम कर रहा था। सासू माँ और चाल की औरतें चिल्ला चिल्ला कर रो रही थीं। तीसरे दिन हवन और शांति पाठ होकर शुद्धि हो गई थी। अगली सुबह जब वह काम पर जाने के लिए निकलने लगी, वैसे ही सासू माँ उन पर चिल्ला उठी थी, कैसी लाज शर्म छोड़ दी है। शौक तो मना नहीं रही और देखो तो काम पर जा रही है। कैसी बेशर्म बेहया औरत तो देखी नहीं। बुआ ने नहले पर दहला मारा था। कैसी सर धज के जा रही है, किसी के संग नैन मटक्का करती होगी। इसी बात से रमेश दुखी होकर शराब पीने लगा होगा। रीना अब किसी की परवाह नहीं करती। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती, हाथों में भर भर चूड़ियाँ पहनती, पाउडर, लिपस्टिक और बालों में गजरा भी लगाती। देखने वाले उसे देखकर आ भरते, किस पर बिजली गिराने चल दी। अब तो रमेश भी नहीं रहा। किसके लिए यह साज श्रृंगार करती हो? मैं अपनी खुशी के लिए सजती हूँ। रीना, कुछ तो डरो, विधवा हो, विधवा की तरह रहा करो। पीछे से सासू माँ की आवाज़ थी, पर वह अनसुनी करके चली जाती। सुनील उसके लिए चांदी की झुमकी लेकर आया था। वह पहनने को बेचैन थी। उसने सासू माँ से कहा, मैडम ने दीपावली के लिए दी हैं। हाथ में पैसा रहता ना, तरह तरह की सजने संवरने की चीज़ें खरीदती और लोगों के कपड़े भी मिल जाते। उसे बचपन से शौक रंग के कपड़े पसंद थे। अब वह अपने सारे शौक पूरे कर रही थी। अब उसे ना तो सासू माँ के निर्देशों की परवाह थी और ना ही चौल वालों की तानों की। सासू माँ को रमेश का जाना और रीना की मनमानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन वे रात में बाथरूम के लिए उठी तो गिर पड़ी। मालूम हुआ कि उन्हें लकवे का अटैक आ गया है। रात में तो किसी तरह बच्चों की मदद से उन्हें चारपाई पर लिटा दिया, लेकिन सुबह जब डॉक्टर बुलाकर सुनील लाया तो पता चला कि उन्हें आधा शरीर बेकार हो गया है। ऐसे मुश्किल समय में सुनील रीना की मदद को आगे आया था। वह भी परेशान था। सोसाइटी की नौकरी छूट गई थी, रहने का ठिकाना भी नहीं था। उसने उसे अपने घर में रख लिया। वह रिया और सोम को पढ़ाता, घर के लिए साग सब्जी ले आता। सबसे ज़्यादा तो सासू माँ के काम में सहारा करता। रीना को उसके रहने में सहूलियत हो गई थी। दोनों के बीच एक अनाम रिश्ता बन गया था। वह पढ़ा लिखा था। नौकरी छूटने के चलते वह ऑटो रिक्शा चलाने लगा था।
लोग तरह तरह की बातें बनाते। रीना एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक दिन सासू माँ सोई तो सोती ही रह गई। खबर सुनते ही लोगों की भीड़ तरह तरह की कानोफूसी कर रही थी। सासू माँ के जाने का गम रीना सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह रो रो कर बेहाल थी। सुनील ने ही आगे बढ़कर सारा काम किया था। रिश्तेदार चूं चूं कर रहे थे। यह कौन है? दूसरी बिरादरी का है। यह रीना का नया खसम है। इसी के चक्कर में तो रमेश को नशे की लत लग गई थी और सास भी इसी गम में चली गई। कहते हुए रिश्ते की एक ननद रोने का नाटक कर रही थी। रीना के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया था। इतने दिन से सासू माँ खटिया पर सब काम कर रही थी तो कोई नहीं आया पूछने को कि रीना अम्मा को कैसे संभाल रही हो। सुनील ने उनकी सारी गंदगी साफ की तो उसे आशीर्वाद देते नहीं थकती थी। आज सब बातें बनाने को खड़े हो गए। सब तरफ सन्नाटा छा गया था। अब रीना को किसी की परवाह नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है। कई दिनों से सुनील अनमना सा रहता। वह देख रही थी कि बच्चों से भी बात नहीं करता। सुबह जल्दी चला जाता और देर रात तक लौटता। क्यों सुनील, कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं, मैं अपने लिए खोली ढूंढ रहा था, पास में मिल नहीं रही थी, इसलिए दूर पर ही लेना पड़ा। आज एडवांस दूंगा। क्यों? यहीं रहो, मुझे सहारा है और बच्चों के भी कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। लोगों की उल्टी सीधी गंदी बातें सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। अब अम्मा भी नहीं रही, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। लोगों का तो काम है कहना। आज एडवांस मत देना, शाम को बात करेंगे। यह कहकर रीना अपने काम पर चली गई थी। सुनील अभी लौटा नहीं था। बच्चे सो गए थे। उसने सुहागिनों की तरह अपना 16 श्रृंगार किया था। वही लाल साड़ी पहन ली थी जो सुनील उसके लिए लाया था। श्रृंगार करके जब आईने में अपने अक्स को देखा तो अपनी सुंदरता पर खुद शर्मा उठी थी। तभी आहट हुई थी और सुनील उसको देखता ही रह गया था। रीना ने कांपते हाथों से सिंदूर का डब्बा सुनील की ओर बढ़ा दिया। उस रात वह सुनील की बाहों में खो गई थी। अनाम रिश्ते को एक नाम मिल गया था, प्यार का रिश्ता। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आओ कहानी सुने को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।